नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल तेज हो चुकी है। 15 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर दूसरी बार पहुंचे और यहां पर उन्होंने हल्दिया में सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। इसके पीछे विक्टोरिया मेमोरियल में 23 जनवरी को उनके सामने लगे जय श्री राम के नारों को वजह बताया जा रहा है। बता दें कि 23 जनवरी को एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी शामिल हुए थे, तो मंच पर सीएम ममता के संबोधन से पहले ही कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे सीएम ममता इतनी बिफर गई कि उन्होंने बिना भाषण दिए और नाराजगी जताते हुए मंच से वो नीचे उतर गई थी। इसके बाद रविवार को जब पीएम मोदी हल्दिया में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, तो यहां पर सीएम ममता ने शिरकत नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ जब मंच पर पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने यहां पर सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछें तो वो नाराज हो जाती हैं, यहां तक कि भारत मां की जय के नारे भी लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती हैं। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दें, दीदी को गुस्सा नहीं आता। पीएम मोदी ने यह कहा है कि आज बंगाल तृणमूल कांग्रेस से यह पूछना चाहता है कि जिन पुलिस वालों ने नंदीग्राम में गोलियां चलाई थी, जिन्होंने गरीबों का खून बहाया, आप उन्हीं को पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं। बंगाल यह पूछना चाहता है क्या बंगाल का गरीब क्या केवल वो वोट लेने के लिए ही है। उन्होंने जनता से यह पूछा कि क्या आपने भारत के खिलाफ इस षड्यंत्रों और साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है। पीएम ने ममता पर कटाक्ष करते हुए यहां पर यह भी कहा कि अनेकों ऐसे हैं जिन्हें देश के लोगों ने दशकों तक सेवा का मौका दिया, वो भी या तो चुप हैं या फिर इन षड्यंत्रों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस षड्यंत्रकारियों में से मैं कहना चाहता हूं कि देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। बंगाल में आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो बौखला जाती है, चिलमिला जाती है। यहां तक कि भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे, दीदी को गुस्सा ही नहीं आता है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें खुल रही है। अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है, कैसे भारत की छवि को बिगाड़ना है। साजिश करने वालों की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि भारत को बदनाम करने के लिए वो चाय से जुड़ी भारत की पहचान पर हमला करने की बात कर रहे हैं। टी वर्कर्स की कड़ी मेहनत पर हमला करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। योग जैसी भारत की विरासत, जिसे महर्षि अरविंदो और स्वामी विवेकानंद जैसे अनगिनत महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने निस्वार्थ भाव से दुनिया तक पहुंचाया, उस योग पर हमला किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने भारत के खिलाफ इन षड्यंत्रों पर, इन साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है क्या?
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। नीरज राय टीएमसी से हमारे साथ रहेंगे और राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। नीरज राय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही, तो अब जवाब देने की बारी टीएमसी की है कि टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। आखिरकार वजह क्या रही? जितेंद्र भाई, सरकारी कार्यक्रम कहाँ से था? ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है जी। जब सरकारी कार्यक्रम को देखा आपने कि एक पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया था 23 तारीख को पिछली बार। यह तो अब चुनाव आ चुका है, आप देख ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर सरकारी कार्यक्रम को अपने चुनाव प्रचार का एक माध्यम बनाया जाना ही रह गया है। ये होता ही रहा है, तो इसमें हम जाकर वहां पर क्या करेंगे? नहीं नीरज जी, आपको क्या लगता है, भारत माता की जय बोलना या जय श्री राम के नारे लगाना किसी पार्टी से जुड़ जाता है? अब एक चीज आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी अगर कार्यक्रम उठा के मोहल्ला कार्यक्रम भी देखेंगे तो सबसे पहले उसमें जय भारत माता की जय और वंदे मातरम आज से नहीं शुरू से बोला जाता रहा है। तो अगर इसको मैं दिखाऊं कि नहीं मैं भारत माता की जय बोलूंगा तो भाजपा के मंच पे चढ़ के तभी भारतवंशी या भारतवासी रहूंगा, तो यह तो मैं विश्वास नहीं रखता। और रही बात जय श्री राम की, तो जय श्री राम के नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए भगवान का नाम लेना बहुत सही होता है, लेकिन राजनीतिक विस्तार के लिए भगवान के नाम को बेचना कहां तक उचित है? लेकिन जय श्री राम की बात है तो पूरा रामायण और रामचरितमानस जहां तक मैंने भी अध्ययन किया है और देखा भी है, और आप भी देखे होंगे रामानंद सागर वाला, उसमें यही दिखाया गया था कि जय श्री राम पावर गेन करने के लिए युद्ध में या कहीं ताकत का प्रयोग करना होता था तो राम भक्त बोलते थे, ठीक है। और हनुमान जी जब जाते हैं संजीवनी लाने के लिए तो पहाड़ उठाने के लिए जय श्री राम बोल के उठाते हैं। कहीं भरत और लक्ष्मण को जय श्री राम बोल के गले मिलते हुए तो आपने नहीं देखा होगा। हम लोग आम बोलचाल में हितेंद्र भाई राम राम जी बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते। राम राम जी, सियावर रामचंद्र बोलिए ना, सीताराम बोलिए। और धर्म और भाषा के हिसाब से इस देश को कहीं से भी एक कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है ना। क्यों है? अवध क्षेत्र के जो लोग हैं भगवान राम को ज्यादा मानते हैं। मथुरा में जाइए तो राधे राधे होता है, साउथ में जाइए तो भगवान मुर्गन को देखते हैं, काशी में हर हर महादेव से तो शुरुआत होती है, वही दुर्गा और काली की धरती बंगाल है। तो बाध्यता जरूरी नहीं है किसी भी देवता को, जो 37 कोटि हमारे देवता हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आप इसको बाध्यता अगर प्रदान करने का प्रयास करेंगे तो हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन राहुल जी, इस विरोध का नतीजा क्या कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बंगाल में? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि नीरज भाई ने अपनी जो भी बातें रखी हैं उसमें तार्किक बातों से थोड़ा सा वो अलग भटक गए थे विषय पे, और मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले लोग कहते थे हमें कि सिर्फ जय श्री राम का आप लोग उपयोग करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं और पूरी आवाम हिंदुस्तान की जानती है कि जय श्री राम से ही बीजेपी का जन्म हुआ था। और जिस प्रकार से ताकत, नीरज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस प्रकार से ताकत मिलती है किसी अच्छे कार्य को करने के लिए, तो उसके लिए हम जय श्री राम लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से बंगाल में देखा जाएगा 1.5-2 सालों से, तो जय श्री राम के नाम पे वो चिड़ा महसूस करती है वहां की सरकार, और लोगों को पीटती भी है। और खास करके आज जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें उनकी उपस्थिति होनी चाहिए थी, इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि देखो, आप राज्य की बातें अलग हो सकती है जब केंद्र सरकार आपके साथ आती है, और जब वहां पे एक प्रोटोकॉल के तहत आपको अपने मंच को शेयर करने की बात होती है तो वहां पे ना जाकर वो आप अपना कहीं ना कहीं गुस्से को, अपनी भावना को इंगित करते हैं। और रही बात प्रतिक्रिया देने की, तो मैं बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि बंगाल जो है वो फुटबॉल के प्रेमियों का प्रदेश रहा है, और जिस प्रकार की गुंडागर्दी और बहुत सारे फॉल का काम जो वहां की सरकार ने किया है, तो उसका बटन दबाकर, कमल के बटन पे दबाकर वहां की जनता देखेगी। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जय श्री राम से हम किसी की नाराजगी नहीं मोड़ लेना चाहते हैं, वो हमारा प्रचार करने का एजेंडा नहीं है, वो हमारे खून में बसा है। और एक सबसे अच्छी बात यह है
कि हम हिंदू और सनातन धर्म से आते हैं, तो वहां पे हम राम हमारे बहुत ही प्राचीन देवता हैं और इनकी मान्यता है और उनको मानकर हम आगे चलते हैं। क्योंकि पहले यही लोग कहा करते थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दिनांक नहीं बताएंगे, समय नहीं बताएंगे, लेकिन हमने वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सारी चीजों को क्लियर कर दिया। और यही नहीं, लोगों का विश्वास हमारे साथ अटूट है और आगे भी बरकरार रहेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से जनता का मनोबल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केंद्रित हो चुका है और लोग इसे अपने विश्वास के रूप में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका स्पष्ट नतीजा सामने की सरकार को भुगतने को मिलेगा। जी नीरज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव में जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी भी लोगों में है कि जय श्री राम के नारे से चिढ़ भी होती है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आप राज्य में लागू नहीं होने देते हैं, केंद्र से सामंजस्य आप नहीं बैठाते और आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, मोदी सरकार पर लगाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि सरकार विरोधी लहर भी देखने को मिल रही है। जितेंद्र भाई जी, अब तक का मैं बता दूं कि आरोप मैंने आज तक कभी पर्टिकुलरली केंद्र सरकार पे लगाया नहीं है। जरूर यह है कि पिछले 6.5 सालों में केंद्र सरकार के आरोपों को हम झेलकर अपना हम काम कर रहे हैं। रही बात केंद्र सरकार की योजनाओं की, आप मीडिया से हैं, रोज आप डिबेट पर चर्चा भी कराते हैं, कोई एक ऐसी योजना हमको बता दिया जाए कि बंगाल सरकार से बेहतर सेंट्रल योजनाएं चल रही है। मैं गिना दे रहा हूं 2-3 योजनाओं को। एक हमारे यहाँ बंगाल में कृषक बंधु करके योजना चलती है, वहां से नहीं चल रही है, पिछले 8 साल से चल रही है, जिसमें कि किसान को 10,000 रुपया पर ईयर सालाना दिया जाता है 2 किस्तों में। और ये देते हैं किसान सम्मान निधि जो है 6,000 3 किस्तों में, और ढिढोरा पूरे देश में पीट रहे हैं, जैसे लग रहा है किसान को खैरात दे रहे हैं। वहां पर किसान बीमा प्रीमियम, जो कि देश का पहला प्रदेश है बंगाल, किसान बीमा प्रीमियम जो है देती है सरकार किसानों का। और देश में आप देखिए तो 2014 में जब भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनी थी तो किसान बीमा प्रीमियम योजना इनकी सबसे बेहतरीन योजनाओं में थी। आप भी इस चीज से सहमत ही होंगे। लेकिन 2019 के मैनिफेस्टो में इनका आता है कि स्वैच्छिक योजना हो गई है, जिसको चाहिए वो ले, नहीं चाहिए नहीं ले। पूछने वाली बात यह थी कि आवश्यक योजना कैसे स्वैच्छिक हो गई। अब आइए तीसरा चीज पे, वहां पे किसान अगर 18 साल से 60 साल के बीच में एक्सपायर कर जाते हैं तो सरकार की तरफ से उनको 2 लाख की बीमा राशि दी। एक किसान के लिए 3 बेहतर चीज हमने दे दिया वहां पे, ये 6,000 रुपया देते हैं और 3 इंस्टॉलमेंट में। वहां पर पूरे देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, जिसके एवज में 90,000 करोड़ रुपया सालाना आवश्यक होता है। लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं हितेंद्र भाई कि इनका कभी 50,000 करोड़ तो कभी 35,000 करोड़ तो 50,000 करोड़ ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किस मानक के हिसाब से? हम तो अपनी योजनाओं को वहां पर 73 लाख किसान परिवार में दे। दूसरी इनकी योजना पर आइए, आप एक आयुष्मान भारत योजना है, वो हमारी योजना आयुष्मान भारत तो वहां पे पिछले 8 सालों से चली है, जिसमें मुहैया आते हैं उसका नकल किया गया इनके द्वारा। अब इनके में जिन प्रदेशों में चल रही है, सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस में कंट्रीब्यूशन पे चलाने के लिए बाध्य है। तो बोल दिया गया कि भाई कंट्रीब्यूशन तो मैं क्यों योजना चला रहे हूँ, आप चला है अपनी योजना चलाइए 100% करके। अब ये बताइए जिन योजनाओं पे जिनकी योजना चल रही है, सुकन्या योजना हमारी वहाँ पे 8 सालों से चल रही है। कन्या योजना, उस योजना के तहत हर साल 12 तक के बच्चों को कॉपी किताब फ्री देते हैं। क्यों 800 रुपया दिया जाता है, आपका फ्री स्कॉलरशिप दिया जाता है। फिर लड़कियों को इंटर में जाते ही 25,000 एक मुफ्त दिया जाता है। इनसे बेहतर योजना हम चला रहे हैं और उसके बाद इनको चलाना है तो आप जाइए चलाइए, रोका कौन है? लीजिए। अब तक के भारत के इतिहास का एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जो कि भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, या जब जब जिस प्रदेश में चुनाव आता है सबसे पहले इनको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आता है। जिन प्रदेशों में ये जाएंगे प्रचार करने चुनाव के समय, इनको आतंकवादी खतरे नजर आते हैं, या उस
नींद से आप जागिए। पिछले 6.5-7 सालों से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। तरस आती है कि ऐसे चीजों पे कि प्रधानी के भी चुनाव में लेकर जाया जाएगा कि हम बोल दिए कि भाई अंतरराष्ट्रीय खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, आपने तमाम उनकी जो योजनाएं हैं उनमें कमियां गिनवा दी हैं। अब राहुल जी का जवाब भी ले लेते हैं। राहुल जी, जब इतनी बेहतर योजनाएं पश्चिम बंगाल में चल रही हैं तो शायद केंद्र सरकार को जरूरत ही नहीं है वहां पर लोगों को मदद देने की। ये तो साफ तौर पर नीरज राय जी यही कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, नीरज राय जी विपक्ष में बैठे हैं, वो अपनी पार्टी की बातों को रख रहे हैं और नीरज राय जी जिन बातों को रख रहे हैं तो इसमें इनका कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के नेतृत्व पे सवाल खड़ा होता है कि आप केंद्र का सहयोग लेना नहीं चाहते हैं और केंद्र आपका अगर सहयोग कर रहा है तो आप अपना प्रचार ज्यादा कर रहे हैं और केंद्र की बातों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले जब वहां तूफान है था उसमें भी केंद्र ने पैसे दिए थे और टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर उसको खा लिया था। और मैं आता हूँ विषय पे, और नीरज भाई ने एक बात ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना है या जो भी योजना है, अगर कोई भी राज्य किसी भी योजना को चलाता है, अगर उसमें अच्छी बातें होती हैं तो उसे केंद्र भी सराहना देता है, केंद्र का काम है। और रही बात आयुष्मान योजना की, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर ही बंगाल सरकार बहुत अच्छा कर रही है, अन्य राज्य भी हैं जो गैर भाजपा सरकार वहां पे है वो भी बेहतर प्रदर्शन कहीं ना कहीं कर रहे होंगे अपने हिसाब से। लेकिन अगर केंद्र का हस्तक्षेप आप नहीं लेना चाहेंगे, अगर केंद्र का सहारा नहीं लेंगे तो आप अपना भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, आप अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं। नीरज भाई ने एक बात और कहा जिससे किसानों को ठेस पहुंच सकता है कि हम 10,000 का देते हैं, तो आप एक चीज निकालिए, थोड़ा सा आंकड़ा कि आप जो 10,000 किसानों को देते हैं तो आप कितने किसानों को देते हैं? केंद्र को पूरे देश में देना पड़ता है, दोनों बातें अलग हैं। तीसरी बात मैं आता हूं, जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री हैं, तो मैं आपको एक चीज ये अनुसरण करा दूं कि प्रधानमंत्री जी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है। और जहां भी संगठन की विस्तार की बात होती है तो वहां वो अपने पार्टी के लिए जा सकते हैं। आपकी भी पार्टी में स्टार प्रचारक हैं, किसने मना किया? किसने मना किया? आप विपक्ष में बैठे हैं हमारे साथ और आप लोगों ने थर्ड फ्रंट भी बना रखा था, तो किसने मना किया ममता बनर्जी जी को यूपी में जाके प्रचार करने से? बिहार में भी आकर उन्होंने प्रचार किया था, धरने पे बैठी थी। आप पंजाब जाइए, दिल्ली जाइए, किसने रोका है? अगर जो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको हर राज्यों में जाने की अनुमति होती है और इसके लिए किसी की इजाजत देने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं आता हूँ थोड़ी सी कि जिस प्रकार से ममता जी जय श्री राम पे नाराज तो जरूर हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो भारत के खिलाफ बातें करता है उस पे वो चुप रहती हैं, तो इनका कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र भी उजागर होता है। आप भारत माता की जैसे नाराज होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर भारत की संप्रभुता पे अगर कोई सवाल उठाता है, अगर कोई कटाक्ष करता है, तो आप वहां कैसे खामोश हो सकती हैं? कम से कम वहां तो देश के लिए खड़ा होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो उनकी टोची राजनीति है वो इनका दिखता है। और कई बार महत्वाकांक्षा अच्छी बात होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होकर आना वो गलत बात होती है, जो ममता जी की सरकार में लगातार हो रहा है। जी नीरज जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यही आरोप लगाया और राहुल जी ने भी यही बात यहां पर उठाई कि भारत माता की जय से और जय श्री राम के नारे से आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब देश विरोधी कोई हरकत होती है तो उस पर खामोशी क्यों? वैसे जितेंद्र भाई, कौन सी देश विरोधी हरकत हुई है थोड़ा बताया जाए। देश विरोधी हरकत हमको आप बताएंगे? जो वही देश विरोधी हरकत होती है जो सिर्फ चुनाव के समय ही अंतर्राष्ट्रीय खतरा आता है हमारे देश पे। बिहार, राहुल भाई बिहार से हैं, अनुज हैं, प्रिय हैं। बिहार के जब चुनाव आया था तो 350 अलकायदा के आतंकवादी बिहार में घुस गए थे, अब तक जांच एजेंसी पकड़ नहीं पाई। क्या वही आतंकवादी बंगाल में घुस गए हैं क्या? भाई राहुल, आपको बता दूं कि जो जय श्री राम है भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है, और जब से बाबरी मस्जिद कांड हुआ था राहुल, तब से जय श्री राम प्रकाश में आए थे। कार सेवक जब चलते थे अडवाणी जी के और अटल जी के साथ में। और आपको यह भी संज्ञान में ला दूं जितेंद्र भाई कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नेता नहीं है भाजपा के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कार्यक्रम था, उसी समय लखनऊ के ही गन्ना संस्थान में इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा दिया था।
जिसपे कि अटल जी क्रोधित हो गए और बोले थे, अटल जी ही बोले थे कि जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा है, न कि राजनीतिक नारा। अगर ऐसी हरकत करी जाएगी तो इस कार्यक्रम से मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब साफ है कि 2014 के बाद वाली जो भाजपा है अटल जी को भी नकार दे रही है। और भाई राहुल, आपको ये बता दूं, जिन योजनाओं को मैं गिनाया हूं और आप उन योजनाओं को दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी राज्य से पहले वहां पर योजना चल रही है वो। और कंट्रीब्यूशन जब स्टेट गवर्नमेंट टोटली कर रही है तो राज्य सरकार में केंद्र सरकार क्यों जा रही है भागीदार बनने? अपना और चला दे योजना, वहां की जनता को फायदा हो जाएगा। इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि पे, जितेंद्र भाई जानकारी में दिया था, शायद सुन नहीं पाए थे। वहां पे 73 लाख किसान परिवारों को राज्य सरकार की हर योजना उन्होंने सुना था, उन्होंने यही कहा था कि एक आदमी जब केंद्र सरकार दे रही है तो पूरे देश को दे रही है और आप सिर्फ राज्य के किसानों को दे रहे हैं, उनका कहना ये था। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई राहुल, अच्छी बात है, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने वही चीज किया कि 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए अगर 6,000 रुपया से देखा जाए तो 90,000 करोड़ करीब करीब जाएगा। तो आप बताइए, इस बार का भी बजट हुआ है तो किसान सम्मान निधि कम हुआ है, मनरेगा का भी बजट कम हुआ है, पिछली बार भी कम बटा। आखिरकार किसान बढ़ते हैं कि इस सरकार में किसान घटते हैं? 73 लाख किसान परिवारों का सर्वे करके गया था राहुल बंगाल से, मात्र 23 लाख किसान परिवारों का भाई पात्र किया गया। वो पात्रता का पैमाना क्या रहा जिससे कि मात्र 23 लाख को? तो ममता जी ने कहा कि मैं 73 लाख परिवार को दे रहे हूं, तो आप भी दीजिए, आपको दिक्कत क्या है? मुझे यहाँ पर योजना चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, आ रहा हूं आपके पास। में योजना केंद्र सरकार की योजनाओं को चलाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ डिफेक्ट रहेगा तो उस पर तो चेताना हमारा फर्ज बनता है राज्य का, कि नहीं बनता है? बिल्कुल, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, अगर हम राज्य की बात अगर करें, पश्चिम बंगाल की सरकार का ये पक्ष है कि हम पूरे किसानों को, सभी किसानों को अपना फायदा जो है वो दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ किसानों को वो फायदा देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। वो नहीं रोकते आपकी किसी भी योजना को लागू करने से, लेकिन भेदभाव नहीं वो सहन करेंगे। देखिए, संविधान में इस चीज का वर्णन किया गया है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपने विकास के कार्य को आगे बढ़ाएगी। और अभी भी आपने बड़े भाई नीरज जी से आपने सुना इस बात को कि हम नहीं आने देंगे, ये तो कहीं ना कहीं ये इनकी अति महत्वाकांक्षी बोली है। लेकिन राहुल जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो कहना है वो कहीं ना कहीं जायज रहता है। मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 भाई में से एक भाई को ज्यादा फायदा मिल जाता है सरकार की तरफ से, एक को सिर्फ राज्य सरकार से मिलता है, तो दोनों में कहीं ना कहीं खटपट होगी और सरकार के प्रति भी नाराजगी होगी, तो उसका तो शिकार आपको भी होना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए, मैं बताता हूँ, अभी तक ममता जी ने जो भी आधिकारिक तौर पे जो भी डिसीजन लिए हैं और केंद्र सरकार ने जो चीज किया है, उस नीति को लागू करने में इन्होंने देरी की है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि उन्होंने अपना प्रचार ज्यादा किया है, जबकि बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो दी जाती है, राज्यों को दी जाती है, क्योंकि सरकार जो है, भारत सरकार जो है, वो अपने मन से नहीं चलती है। उसको दिशा निर्देश देने वाली समिति का गठन किया गया है, जो नीति आयोग है, और भी कई चीजें हैं। उनके माध्यम से बताया जाता है कि किन राज्यों को क्या उपलब्ध करानी है, किस किस प्रकार के एजेंडा उनको चलाना है। लेकिन अगर देखी जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में बिल्कुल उल्टा गंगा बहती है। इसलिए उल्टा गंगा बहती है क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी जी का कम, गुंडों का ज्यादा चलता है। ममता बनर्जी जी किसी को खुश कर वो सरकार चलाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 34 साल की जो अराजकता की जो सरकार चल रही थी, उसको हरा कर ममता जी आई थी। उस समय पूरे बंगाल के लोगों ने उनको एक दिशा के रूप में देखा था और एक परिवर्तन की बयार के रूप में देखा था। लेकिन अगर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और 10 साल बीतने को चले गए, तो उसमें बहुत सारी नाराजगी और जो डेवलपमेंट की जो बातें की जाए, उसमें बहुत सारे लोगों ने हाईजैक कर लिया और उस जो हम लोगों ने जो भी चीज लाए, उनको ममता बनर्जी ने सिरे से खारिज किया। अगर आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो कुछ दिन पहले वहां के एक आला अधिकारी को बुलाया गया था, ममता जी ने नहीं जाने दिया। तो कहीं ना कहीं उनका डिक्टेटरशिप ही इस चीज को दर्शाता है। और
बातें की जाए तो अगर जो पंचायत की जो चुनाव हुई थी उसमें किस प्रकार की गुंडागर्दी चली थी आप सबने देखा। ये लोकतंत्र की यहाँ पे हत्या नहीं हुई, जबकि यहाँ जो विपक्ष में बैठे थे उनको डरा धमका कर बैठा भी दिया गया। तो मैं बातें करता हूँ, हमारी बातें अगर तार्किक होती हैं तो जनता वहां पे समझती है। अगर आप बात करें, अगर वहां की पौराणिक बातों की बात करें, बंगाल की, बंगाल मां दुर्गा की धरती भी रही है, वहां पे भी स्वतंत्रता नहीं है कि आप दुर्गा पूजा ढंग से कर सकिए। तो खैर ये बातें अलग है, क्योंकि हम पे आरोप लगते हैं जितेंद्र जी, हम पे इसी प्रकार का आरोप लगते रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूछ लेते हैं नीरज जी एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार हाईजैक हो चुकी है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है। अब इसमें पहले तो मुझे ही समझ नहीं आया, लेकिन आप बताइए क्या सरकार हाईजैक हो चुकी है या फिर डिक्टेटरशिप चल रही है पश्चिम बंगाल में? शायद इन्होंने गुंडागर्दी की भी बात करी। बिल्कुल, वो उन्हीं गुंडागर्दी की बात वो कह रहे हैं कि जो कुछ गुंडे हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया सरकार को। हाँ, बड़ा अफसोस हो रहा है भाई राहुल कि आप ही के बगल में बिहार में जिस जगह से आप आते हैं, जिस जगह से मैं आता हूँ, शायद 2-4 घर के बाद एक लोग बंगाल में रहते हैं, उतनी गुंडागर्दी नहीं है जितनी कि रुपेश हत्याकांड में आपके बगल में ही हो गया है। लेकिन उस जांच को कहां से कहां लेकर घुमा के ले जा रहे हैं लोग, इस पे बड़ा अफसोस और शर्मनाक आपका ये बात हो रही है। तो सुन लीजिए, अभी रुकिए सुने हैं आप। और वहां पर हाईजैक करने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता से लेकर इनके इंटरनेशनल अध्यक्ष तक। देख लीजिए कि पूरे तंत्र को लगाकर सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी थोथले बयानबाजी करने पे लगे हुए हैं। देश में जो वादे करके ये आए कि युवा रोजगार मांगता है इनसे। सर अगर इनके अध्यक्ष पे हमला होगा, अगर इनके बड़े नेताओं पे हमला होगा तो सवाल तो उठेगा ना कानून व्यवस्था पर। हाँ हितेंद्र भाई, ये वही हमला की बात कर रहे हैं क्या कि जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में गोली नहीं घुसती है उसमें ईंट घुस गया था, वही वाली क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। देखिए ये जो है सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। राहुल जी जवाब दे रहे हैं, राहुल जी जवाब दे रहे हैं नीरज जी। बिल्कुल जी। पहले तो भाई रुपेश, जितेंद्र जी, मैं बड़े भाई का इस मतभेद को दूर कर दूं। जो रुपेश हत्याकांड हुआ था तो आपको आज का अपडेट मिलना चाहिए। 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं कि यहाँ की कानून व्यवस्था ने उनको पकड़ लिया है और उसको जेल में डाल दिया है और आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया है। चलिए वो बिहार का मामला है, लेकिन जहां तक बातें होती हैं, हाँ, अपराध की जहां तक बातें होती हैं तो अपराध का जो व्यक्तित्व होता है वो बढ़ता रहता है। उसको कंट्रोल करने की क्षमता कितने सरकार में है ये निर्भर करता है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के सेनापति पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल तो अब आप पर उठ गया है राहुल जी, सवाल तो अब आप पर ये उठ गया कि आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, खुद पर हमला करवा लेते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ईंटें घुस जाती हैं। मैं उस विषय पे भी आ रहा हूँ। तो अगर आपको याद होगा कि 2014 का जब यहाँ पे इलेक्शन हुंकार रैली जब हो रही थी यहाँ पे गांधी मैदान में, तो नरेंद्र मोदी जी जब भाषण दे रहे थे गांधी मैदान से, तो यहाँ पे बम फोड़ा गया था। ठीक, तो अगर देश को अगर देखा जाए, मैं कुछ भाई राहुल, बम फूटने की बात, बिहार वाली बात याद है 2014 में? मैं आ रहा हूँ। और जो बात आपने की कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहां पे रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, और गोली, यानी आप ये चीज को प्रतीत कर रहे हैं कि गोली चलनी चाहिए थी, ईंट से गाड़ी कैसे फूट गई। तो ये एक चर्चा और एक जांच का विषय है। इसको आपकी सरकार को लेना चाहिए था संज्ञान, जबकि आपकी सरकार वहां पे चुप थी। और अगर हमारे लोगों में से किसी ने अगर हमला किया होता तो आज हम पे ये आरोप जरूर लग गए होते कि हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जबकि हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने सूझबूझ का परिचय दिया और अपनी बातों को और अपने उग्र जो गुस्से हुए, जो उग्र हुए, उसमें अपनी बातों को उन्होंने संयम से परखा और उससे निकले। ये आपकी सरकार पे ये संदेह उठता है कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया इस प्रकार की। आज अगर कुछ भी, चलिए अगर सरकार करती है तो उन पर यह भी आरोप लग जाता है कि पुलिसकर्मी तो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। चलिए खैर ये आगे चर्चा का विषय है, लेकिन वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर के सियासत अब चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर सरकारी कार्यक्रमों में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भी शामिल होने से पूरी तरह से अब मना कर दिया है। वो किसी भी सरकारी कार्यक्रम में भी अब शामिल होती हुई दिखाई शायद ही
किसी भी कार्यक्रम में अब शामिल होती हुई वो दिखाई देंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।